तो व्हाट इज डेंसिटी? किसी भी मटेरियल के अंदर कितना मैटर है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, डेंसिटी कहते हैं। जितने एटम ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे किसी भी मैटर के अंदर, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो सॉलिड के केस में और लिक्विड और गैसेस के केस में, इन तीनों केसेस में वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम बोलते हैं जगह को, स्पेस को, जहां पे जितनी वो जगह घेर रहा है वो सब्सटेंस। अब ये सॉलिड है, मान लो कोई भी सॉलिड चीज, लोहा बोल दो, सिल्वर बोल दो, कॉपर बोल दो, या फिर कोई भी सॉलिड पीस आप बुक समझते हैं, कुछ भी सॉलिड है ये। लिक्विड, बहुत तरह के लिक्विड्स होते हैं, पानी है, मिल्क है, ब्लड है, ठीक है, पेट्रोल वगैरह, गैसेस। तो अब ये जो है पर्टिकुलर वॉल्यूम्स इनके, सॉलिड इसी वॉल्यूम के अंदर, सॉलिड में देखेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है और क्लोजली पैक्ड हैं, करीब करीब है। तो दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, सेम वॉल्यूम के अंदर सॉलिड में एटम्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से हम कहते हैं इसमें मैटर ज्यादा है। अब मैटर ज्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी है मास और वॉल्यूम का रेशो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, कितना मटेरियल है, इनका रेशियो जो है वो डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। अब सेम ही स्पेस के अंदर लिक्विड के देखें नंबर ऑफ एटम्स कम है, वो थोड़े दूर दूर है, दैट्स व्हाई इसकी डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में कम होगी। और गैस के लिक्विड से भी डेंसिटी कम है क्योंकि इसके सेम ही एरिया में बहुत कम एटम्स हैं। तो इस तरह डेंसिटी जो है ना वो सिंबल में हम देखें तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो कहलाता है। और मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब है, क्योंकि जो मास का यूनिट होता है वो केजी होता है और वॉल्यूम का यूनिट एसआई मीटर क्यूब होता है। तो ये डेंसिटी का यूनिट आ गया। इसी तरह डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, ये स्मॉलर यूनिट होता है। स्मॉल अमाउंट में जब हम डेंसिटी निकालते हैं तो हम वहां पे ये यूनिट यूज करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर में भी हम यूनिट को दिखाते हैं डेंसिटी के, बिकॉज जब हम लिक्विड्स की डेंसिटी निकाल रहे होते हैं तब हम ये वाला यूनिट यूज करते हैं, ठीक। इसी तरह अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, एक क्लास में, सेम क्लास में एक दफा एक टाइम पे 10 बच्चे होते हैं और एक टाइम पे 9 बच्चे होते हैं, किस क्लास किस टाइम पे डेंसिटी ज्यादा होगी क्लास की? तो उस वक्त जब बच्चे 9 होंगे, नहीं जब बच्चे 10 होंगे, ठीक है। 10 होंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो उनका मास ज्यादा हो जाएगा, मास और वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं, इनकी डेंसिटीज लिखी हुई है। आयरन है, आयरन की डेंसिटी है 7900 केजी पर मीटर क्यूब में। गोल्ड की है, गोल्ड की आयरन से ज्यादा। इट मीन सेम पीस अगर आप गोल्ड का और आयरन का उठाएंगे तो आपको गोल्ड का पीस भारी लगेगा, क्योंकि उसके सेम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा गोल्ड के एटम्स होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज्यादा निकल के आ रही है। आइस की डेंसिटी 920, पेट्रोल की डेंसिटी 800 है, प्योर वाटर की डेंसिटी 1000 है। यहाँ पे नोट करें आइस की डेंसिटी कम है वाटर से, हालांकि आइस तो सॉलिड में, लिक्विड वाटर लिक्विड में, लेकिन ये कुछ है स्पेशल केसेस, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। दैट्स व्हाई आइस जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तैर रहा होता है। एयर की डेंसिटी बहुत कम है, 1.3, कार्बन डाइऑक्साइड की 2 है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिक्विड के ऊपर पेट्रोल को रख दूं, डाल दूं, तो पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, लिक्विड नीचे चले आएगा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। इसी तरह अगर पानी में मैं तेल डालता हूं तो तेल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि तेल की डेंसिटी कम होती है और वाटर की ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं आयरन डालूं वाटर में, लोहे को कोई चीज डालूं पानी में, तो लोहा डूब जाता है, क्योंकि लोहे की डेंसिटी बहुत ज्यादा है वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एग्जाम्पल 7.1, यू फाइंड द मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब। एक क्यूब के शेप में आपको एक मटेरियल मिला है। क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है 3D में, ठीक है। लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो एक साइड की जो लेंथ गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। मास ऑफ दिस क्यूब इज 500 ग्राम। इस क्यूब का जो मास है वो 500 ग्राम है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो इस क्यूब की हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट लेंथ गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, मास गिवन है 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब होता है तकरीबन हाफ केजी, 100 ग्राम का मतलब होता है 1 केजी, तो ये हाफ केजी का है। डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो गिवन है,
बट वॉल्यूम गिवन नहीं, हमें जस्ट लेंथ गिवन है। तो वी नो दैट क्यूब का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, यानी जो साइड होती है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, जो साइड होती है उसका क्यूब कर लो, साइड 5, 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125 आंसर आ गया। तो वॉल्यूम आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब इस फॉर्मूले में इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करके मास की जगह में मास की वैल्यू और वॉल्यूम की जगह में वॉल्यूम की वैल्यू रख दिया, इनको डिवाइड करेंगे तो दिस इज द डेंसिटी। तो उस क्यूब की डेंसिटी क्या आ गई, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। तो इस तरह आप डेंसिटी निकालते हैं, आप किसी भी चीज की आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, पता होनी चाहिए, मास और वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ इस मार्कर की डेंसिटी निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, पहले आपको इस मार्कर का मास पता करना होगा। मास पता करने के लिए क्या करोगे, आप इसको आजकल जो इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस है तो उसके ऊपर रख दो, उसमें इसका मास आ जाएगा। मास कैलकुलेट करने के बाद इसका वॉल्यूम ये कितनी जगह घेर रहा है वो कैसे पता कर दो, इससे भी डिफरेंट मेथड्स हैं वॉल्यूम मेजर करने के। ठीक है, आप एक वो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाल दें, इसको लिक्विड फिल करके, तो इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वो बाहर डिफरेंट मेथड से। तो अगर आपको इसका मास और इसका वॉल्यूम पता चल जाता है तो सिंपल आप क्या करोगे, मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी निकल के आ जाएगा। तो लिक्विड की डेंसिटीज को मेजर करने के लिए, टू मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी नीड अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। हमें एक सिलेंडर चाहिए जो ग्रेजुएटेड हो, जिसमें रीडिंग्स हो। जैसे यहाँ पे ये सिलेंडर जो मैंने बनाया है, दीज आर द ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स। यहाँ पे आप देखें 10, 20, 30, 40, ये ग्रेजुएटेड, इसमें रीडिंग्स है। टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इससे क्या करेंगे, हम इस सिलेंडर से लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करेंगे। अब बैलेंस टू मेजर मास ऑफ लिक्विड, एक तो हमें सिलेंडर चाहिए, दूसरा हमें बैलेंस चाहिए यानी तराजू चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उस लिक्विड का मास मेजर करेंगे, तो उसका वजन कितना है, क्योंकि हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी के लिए मास और वॉल्यूम चाहिए होता है। वॉल्यूम हम इससे निकाल लेंगे, मास हम बैलेंस से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास जो लिक्विड है वो वाटर है या फिर मिल्क है, जो भी है, वाटर की मुझे डेंसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, वाटर को फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए मैं वाटर को इस सिलेंडर में फिल करूंगा। अभी देखिए ये खाली है। ठीक है, अब चलिए इसको इस तरह समझ लेते हैं, ये समझ ली मशीन है जहां पे हमें पता चलेगा कि वेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सिलेंडर को इसके ऊपर रखूंगा, इस मशीन के ऊपर, तो यहाँ पे कोई रीडिंग आएगी। सही है, मान लो 1 kg या 0.5 kg कुछ भी रीडिंग आ रही है। ये जो रीडिंग आई है 0.5 kg, ये इसका मास है इस सिलेंडर का। अब मैं क्या करूंगा, इस सिलेंडर के ऊपर वाटर को फिल करूंगा, वाटर डालूंगा, पानी, पानी यहाँ से हम डालेंगे। सही है, वाटर। अब जब वाटर मैं इस सिलेंडर में फिल कर रहा हूँ तो वाटर यहाँ पे ऐसे फिल होगा। मान लो वाटर यहाँ तक आ गया 30 तक, और ये जो रीडिंग है ये ml में। सही है, तो 30 ml मान लो, तो वाटर आ गया 30 ml, इट मीन वाटर का जो वॉल्यूम है वो 30 ml है। अब क्योंकि जब मैंने वाटर डाला है, वॉल्यूम तो पता लग गया 30 ml, लेकिन यहाँ पे वाटर फिल होने की वजह से अब ये मशीन 0.5 से ज्यादा रीडिंग बताएगी। पहले देखिए, पहले 0.5 तक खाली था, मान लो वाटर फिल करने के बाद ये बता रहा है 1.5 kg। इट मीन 1.5 kg का मतलब ये है, ये जो इसके अंदर वाटर है, हमें सिर्फ वाटर का मास चाहिए, जिसके अंदर वाटर है वो 1 kg है। बिकॉज खाली सिलेंडर का मास 0.5 kg था, यानी आधा किलो तो खाली सिलेंडर का मास था। जब मैंने पानी डाला तो 1.5 kg बता रहा है। इट मीन 1.5 में से मैं अगर 0.5 को माइनस कर दूं तो 1 आंसर आता है। जो प्योर लिक्विड का वेट है वो 1 kg है। ठीक है, 1 kg लिक्विड का मास पता लग गया, वॉल्यूम पता लग गया, वैल्यूज पुट करेंगे, मास 1, वॉल्यूम जो है वो 30 ml, डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी निकल के आ जाएगी। अभी हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल इसी टॉपिक पर, ताकि और अच्छे से आपको टॉपिक समझ। एग्जाम्पल 7.2, मास ऑफ एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर इज 145 ग्राम। अभी जो मैंने सिलेंडर बनाया था इससे पहले 145 ग्राम है एम्प्टी सिलेंडर का मास। सही है, वी एडिड अ 60 ml लिक्विड इन इट, हमने लिक्विड फिल किया, वो कहां तक गया, 60 ml तक गया। तो 60 ml लिक्विड हमने फिल किया। नाउ इट्स मास बिकम्स 205 kg। पहले खाली सिलेंडर का ये मास था, जब हम 60 ml लिक्विड डाल रहे हैं, अब जो है ना मशीन हमें वेट बता रही है वो 105 बता रही है। फाइंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो हमें लिक्विड की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेटा बनाएंगे, मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, दिस मास ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर एंड एडिड लिक्विड। अब टोटल मास जो है वो ये आ रहा है,
वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्योंकि 60 ml तक फिल किया हुआ तो 60 ml। डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है लिक्विड की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दे दिया लेकिन मास में कंफ्यूजन है। मास हम निकालेंगे कैसे, मास ऑफ लिक्विड निकालने के लिए मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर एंड लिक्विड, मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर और लिक्विड दोनों को मिला करके जो मास है वो 205 है। उसमें से माइनस कर देंगे मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, खाली सिलेंडर का जो मास है उसको माइनस कर देंगे तो प्योर लिक्विड का मास आ जाएगा जो अंदर है, दैट इज 60 ग्राम। अब मेरे स्टूडेंट का 60 डिवाइड करने पे 1 आंसर आ रहा है, और क्योंकि इसकी यूनिट ग्राम है और ये एमएल में दिया हुआ तो यूनिट डेंसिटी का ग्राम पर एमएल बन जाएगा, और जो 1 ग्राम पर एमएल डेंसिटी होती है वो वाटर की होती है। इससे हमें समझ आ गया जो लिक्विड हमारे पास था वो वाटर था। डेंसिटी ऑफ रेगुलरली शेप्ड सॉलिड्स, टू फाइंड डेंसिटी ऑफ रेगुलरली शेप्ड सॉलिड्स वी विल फॉलो दीस स्टेप्स। इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे अगर हमें रेगुलरली शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलरली शेप मतलब एक पर्टिकुलर उनकी शेप हो, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ये स्फीयर है, तो ये रेगुलर शेप वाले इरेगुलर शेप नहीं है, सही आर्बिट्रेरी शेप नहीं, बिल्कुल फिक्स शेप है। तो इनके लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू हम इनका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं और मास तो फिजिकल बैलेंस से मेजर हो ही जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप है फाइंड मास ऑफ द सॉलिड रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट यूजिंग बैलेंस। सबसे पहले आप इनका मास मेजर करेंगे बैलेंस के थ्रू, एंड देन क्या करेंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस शेप के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये सारे वॉल्यूम्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब ये क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ क्या होगी, दिस साइड लेंथ, ये विड्थ हो गई और दिस इज द हाइट। अगर मैं आपको समझाने के लिए ये बुक दिखाऊं तो यहाँ पे ये वाली जो साइड है ना, दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट, और ये इस तरफ जो पीछे की तरफ जा रही है विड्थ, ठीक है। भारत एक क्यूबॉइड की फॉर्म में तो नहीं है लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो हम लिखेंगे साइड लेंथ का क्यूब, सही है, यानी किसी भी एक साइड को लिख दें और उसका क्यूब कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है। इसी तरह अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो दिस इज द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले से पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142, बाकी ये नंबर्स कांस्टेंट है। रेडियस आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस फाइंड आउट करेंगे, या फिर अगर गिवन होगा तो वो पुट करके क्यूब निकालें और सॉल्व करें, वॉल्यूम आ जाता है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी फिर अगेन फाइनली कैलकुलेट डेंसिटी बाय यूजिंग फॉर्मूला का डेंसिटी निकाल लो। तो मास तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिए, वॉल्यूम ये निकाल लिए, दोनों को डिवाइड करेंगे डेंसिटी निकल जाएगा। एग्जांपल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। 7.3 फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड ब्रिक ऑफ मास 3.30 kg। एक सॉलिड ब्रिक है हमारे पास, इसका मास हमें गिवन है 3.30 kg एज शोन इन फिगर। नाउ हमें इसका डेंसिटी हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, जस्ट मास गिवन, ठीक है। अब ब्रिक जो हम फिगर में देख रहे हैं वो है क्यूबॉइड की फॉर्म में, और हमें लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो वी नो दैट क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा बना लेते हैं। मास गिवन है हमें 3.30 kg, लेंथ विड्थ हाइट ये लिख दिया हमने, डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी। वॉल्यूम फॉर्मूले से निकाल दिया हमने वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास की वैल्यू पुट करी, नीचे वॉल्यूम पुट करा, डिवाइड करेंगे, दिस इज द आंसर। डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, या दूसरे नाम में इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इरेगुलर है, अच्छा रेगुलर और इरेगुलर में क्या फर्क होता है, अभी हमने बात की थी। रेगुलर में जैसे ये अभी शेप आपको नजर आ रही है क्यूब की फॉर्म में 2D में, तो ये है रेगुलर शेप, ठीक है। अब मैं अगर इसको इरेगुलर बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे करके इसको इरेगुलर बना सकता हूँ। नाउ दिस इज एन इरेगुलर शेप। अब रेगुलर शेप के जो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला ऑब्वियसली मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास तो आप इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का बैलेंस के ऊपर रखोगे, मास आ जाएगा, ठीक है, मास कंस्टेंट। लेकिन इसके वॉल्यूम का मसला, बिकॉज इसके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज नहीं होते। अब वॉल्यूम इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प लेते हैं। पहले हम मेजरिंग सिलेंडर में वाटर को फिल करेंगे
और इस वाटर का इनिशियल जो वॉल्यूम होगा उसको मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 20 पर है, तो वॉल्यूम जो इसका पहले जो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दैट इज इन 20। अब उसके बाद जो इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है उसको थ्रेड के थ्रू बांध करके ऐसे अंदर डिप करेंगे। तो डिप होने पर क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये अंदर चले गए सॉलिड फॉर्म में, और इनसॉल्युबल होना चाहिए, पानी में हल ना हो, उनकी हम डेंसिटी इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो अब इसको डिप करने पर वाटर लेवल इंक्रीज कर लिया और 30 पे चला गया। अब ये जो वॉल्यूम है इसको हम फाइनल वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो अभी जो फाइनल वॉल्यूम है इसमें चेंज आया 20 से 30 गई, कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया। तो दिस 10 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पून। वैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो फाइनल वॉल्यूम है इसमें से माइनस कर दो इनिशियल वॉल्यूम को, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम आ जाएगा माइनस करने पर। अब मैं 30 में से माइनस करूँ 20 को, तो 10 इज द वॉल्यूम। तो ये अभी ml में है, सेंटीमीटर क्यूब में, जो भी ml। आप यहाँ पे बिलो स्पूट करेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर। एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो। एग्जाम्पल 7.4, मास ऑफ अ रॉक इज, एक रॉक है जिसका मास जो कि हमने ये वाटर के अंदर डिप करा हुआ है, मास है 80.52 ग्राम्स। इट वॉज इमर्स्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर। उसको हमने इमर्स कर दिया, डुबो दिया एक मेजरिंग सिलेंडर में जिसमें पानी था। फ्रॉम द फिगर फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। इस फिगर से इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम वाटर का फाइंड आउट करना है। यूज दिस डेटा टू फाइंड वॉल्यूम। फिर इस डेटा को यूज करते हुए हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वाटर का, एंड डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मास हमें गिवन है 80.52 ग्राम्स, इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है जी 18, और जो फाइनल वॉल्यूम नजर आ रहा है फिगर में दैट इज 46। और क्योंकि ये जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है इसमें यूनिट ml में भी लिखा हुआ होता है और समटाइम्स cm क्यूब में भी लिखा हुआ होता है। तो ml में लिखे हैं, cm क्यूब लिखे, एक ही बात है, 1 ml इक्वल टू 1 cm क्यूब होता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी। फॉर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करेंगे क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करा देंगे। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करा दिया तो जो वॉल्यूम निकल गया दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसको इमर्स करने की वजह से पानी यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गया। नाउ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास गिवन लिख दिया, वॉल्यूम हमने भी निकाला, लिख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। दिस इज द आंसर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैटर के तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन जनरल हम प्लाज्मा और BC को भी इंक्लूड कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो बेसिकली पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनको हम एटम या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो एटम है ये भी मजीद फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। बेसिकली ये जो स्टेट्स में चेंज आ रहा है मैटर की, ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहा है, इनके बिटवीन के डिस्टेंसेस की वजह से हो रहा है। जितने ज्यादा डिस्टेंसेस होगा उतना जो मैटर है वो सॉलिड से, रिजिड से लिक्विड की तरफ होता चला जाएगा, ठीक है, मोबाइल होता चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई, इसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि एटम्स किस तरह अरेंज होते हैं सॉलिड में, बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न में, खास लेटिस बना के जाल टाइप का इस तरह अरेंज होता है, रेंडमली अरेंज नहीं होता, आगे कुछ अरेंज नहीं होता, ठीक है। देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव, दैट्स व्हाई वो बहुत ज्यादा करीब करीब है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव फिक्स्ड लैटिस पैटर्न। इनके जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट देखो वो फिक्स्ड हैं, बिल्कुल एक फॉर्म में, सही है। सॉलिड्स पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट ओनली देयर मीन पोजीशन, बिकॉज इनके पास स्पेस इतनी होती नहीं है फ्लो करने के लिए, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है पकड़ करके रखे हुए, तो वो जस्ट सिर्फ ऐसे ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, ऑब्वियसली इनके क्योंकि एटम्स बिल्कुल करीब करीब होते हैं तो इनके शेप फिक्स होता है, जितने भी आप सॉलिड्स देखें पर्टिकुलर किसी न किसी शेप में होते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी इनकी ज्यादा होने की वजह ही यही है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में सॉलिड के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, एटम्स आ जाते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड के इसी स्पेस पे इतने एटम्स के मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते हैं, दैट्स व्हाई इसमें मैटर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है मैटर की।
इसीलिए इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। इससे पहले के टॉपिक में हमने डेंसिटी डिस्कस किया था, मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। लिक्विड्स, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ गैसेस बट वीकर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में वो ज्यादा है गैसेस से लेकिन कम है सॉलिड से। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में उतनी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड्स इज ग्रेटर देन दैट इन सॉलिड्स ड्यू टू एन इंटरमीडिएट अट्रैक्टिव फोर्स। यानी जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में लिक्विड में वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। क्यों 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 ज्यादा है? क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ करके रखती हैं वो इंटरमीडिएट है, इतनी नहीं है जितनी सॉलिड्स की। सॉलिड्स की ज्यादा है इसीलिए मॉलिक्यूल्स करीब करीब है, लिक्विड की इतनी ज्यादा नहीं इसलिए थोड़े डिस्टेंसेस पर है। येट दे आर स्टिल क्लोज टुगेदर, फिर भी वो एक कांटेक्ट में क्लोज एक दूसरे से, ज्यादा दूर नहीं। लिक्विड पार्टिकल्स फ्लो एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल यहाँ तो यहीं ही रहेगा सॉलिड की तरह, पोजीशन चेंज करते रहते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, आगे पीछे मूव। ड्यू टू फ्लोइंग पार्टिकल्स अ लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं इसीलिए लिक्विड्स की आप देखेंगे कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का हो जाता है, जैसा देश वैसा बेस बोलते हैं। एंड कैन अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, तो जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप अडॉप्ट कर लेगी। अ लिक्विड हैज इंटरमीडिएट डेंसिटी, इसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट है, सॉलिड की तरह हाई नहीं है, ज्यादा नहीं है। बिकॉज सेम ही स्पेस पे आप देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड के कम है, सॉलिड के ज्यादा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ ज्यादा तो क्वांटिटी ऑफ मैटर यहाँ पे ज्यादा है, मास इसका ज्यादा हो जाएगा, दैट्स व्हाई इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इतने कम है इसके रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई इसकी डेंसिटी रिस्पेक्टिवली सॉलिड से कम हो। गैसेस, देयर इज नेग्लिजिबली वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैस पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स के बिटवीन में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना होने के बराबर। ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्स डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, दैट्स व्हाई इनके बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के साइज से डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं है, पार्टिकल का साइज ज्यादा, डिस्टेंस कम है। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड दे कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद ईच अदर, पार्टिकल्स क्या है कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रैंडमली आगे पीछे मूव करते रहते हैं और कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, आपस में भी कोलाइड करते हैं, ऐसे ही इस तरह मूव कर रहा होगा, अगर ये इस तरह मूव कर रहा होगा तो कोलिजन होगी, और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी ये कोलाइड करते हैं। फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एक्सेप्ट ड्यूरिंग गैस कोलिजन्स, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स, यानी इनके बिटवीन में जो फोर्सेस है ना होने के बराबर है, लेकिन जब ये कोलाइड करते हैं तो तब बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट हो जाती है। दैट्स व्हाई अगर ज्यादा हम गैस को फिल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स इतनी स्पीड से आपस में टकराते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स के साथ कि कंटेनर को ब्लास्ट करके बाहर आ जाती है हमारी गैस। गैस हैज नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इनका शेप और वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव करे तो शेप की तो बात नहीं बनती। अब वॉल्यूम जो है वो पर्टिकुलर फिक्स नहीं है क्योंकि गैस की मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट हो जाते हैं, कहीं भी जिस भी स्पेस में डालो उस पूरी स्पेस में आ जाएंगे। तो यूं कह सकते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से कि जिस स्पेस जिस बर्तन में डालो तो उस बर्तन का हो जाएगा, जिस कंटेनर में डालो तो उस तरह का उसका वॉल्यूम बन जाएगा। गैसेस आर लेस डेंस देन लिक्विड एंड सॉलिड्स, ये कम डेंस है लिक्विड और सॉलिड से, इसकी डेंसिटी इनके रिस्पेक्ट में कम है बिकॉज पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, अमाउंट ऑफ मैटर कम है तो डेंसिटी भी कम ही होगी। सॉलिड को हीट करने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यू नो वेरी वेल, और अगर आप लिक्विड को हीट करें तो लिक्विड वेपर्स बन जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप बर्फ को बाहर रखेंगे तो पानी बनेगा, पानी को आप हीट देंगे एनर्जी देंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप गैस को और ज्यादा हीट दें, बहुत ज्यादा हीटअप करें और ज्यादा एनर्जी दे दें तो गैस कन्वर्ट होगी और फॉर्म में जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं,
बेसिकली प्लाज्मा भी मैटर की एक फॉर्म है, ठीक है। तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स इन गैसियस स्टेट। प्लाज्मा में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रल एटम्स होते हैं। बेसिकली जब हम किसी भी गैस को एनर्जी देते हैं, हीट अप करते हैं बहुत ज्यादा, मान लीजिए कोई एक गैस का एटम है, सही है, और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस पे हम पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। अब अगर मैं इस गैस के मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा हीट दे दूं तो क्या होगा, उस हीट एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने शेल को छोड़ देगा। अब बहुत ज्यादा जब एनर्जी मिलेगी, चले मान लें यहाँ पे एक और एटम है, एक और एटम का स्ट्रक्चर है, इन दोनों को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई तो ये दोनों आपस में एक टकराएंगे, कोलिजन होगी, एनर्जी की वजह से क्या होगी, मूवमेंट क्रिएट होगी, मूवमेंट से कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए दोनों एटम्स में, तो इन एटम्स में तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो दैट्स व्हाई पॉजिटिव आयंस, दीज आर द पॉजिटिव आयंस, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ न्यूट्रल एटम्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इस पूरे मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। इट एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर और एट वेरी हाई प्रेशर और एट बोथ। प्लाज्मा स्टेट कब बनता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तब, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर में भी प्लाज्मा स्टेट बनता है। यूजिंग अ हाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अ सब्सटेंस कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लाज्मा। अच्छा, किसी सब्सटेंस को अगर प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है तो हीट के अलावा आप उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड वही काम करेगा, इन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यही काम करेगा। एनर्जी प्रोवाइड करने से कोलिजन होगी, कोलिजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा जो बहुत ज्यादा हॉट होता है और इसमें से बहुत ज्यादा जो है वो ब्राइट होता है, प्लाज्मा ब्राइट फॉर्म में रोशनी आ रही होती है। प्लाज्मा एग्जिस्ट इन द सन, प्लाज्मा सन, देखिए सन जो चमक रहा है वो प्लाज्मा फॉर्म की वजह से चमक रहा है। सन के अंदर प्लाज्मा फॉर्म एग्जिस्ट करती है क्योंकि सन में डिफरेंट गैसेस है, हाइड्रोजन, हीलियम। अब इतना टेम्परेचर है कि वो गैसेस जो वो प्लाज्मा फॉर्म में आ जाते हैं वहां पे। स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, जो स्टार्स वगैरह हम देखते हैं रात में चमक रहे होते हैं, ये प्लाज्मा की वजह से होते हैं, इनमें प्लाज्मा फॉर्म एग्जिस्ट करती है स्टार्स में। नेबुलास एंड ऑरोरास, नेबुलास, नेबुलास कहते हैं एक डस्ट को जहां पे डिफरेंट गैसेस इस तरह से है कि वो डस्ट नुमा फॉर्म दिखाई देता है जो कि स्टार्स और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द होता है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। एंड ऑरोरास, ऑरोरास एट द साउथ एंड नॉर्थ पोल, अर्थ के, तो मान लो अर्थ है, अर्थ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये नॉर्थ है, अर्थ के नॉर्थ साइड है, साउथ साइड, यहाँ पे इधर जब आप इस एरिया में आकर के ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो वहां पे आसमान में कुछ कलरफुल आपको शेडोज लाइट टाइप की नजर आएंगे जिनको हम ऑरोरास कहते हैं। आर ड्यू टू प्लाज्मा, नियॉन लाइट ग्लोस, नियॉन लाइट, ये जो आप डिफरेंट साइन बोर्ड्स वगैरह देखते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के बाहर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बाहर जो चमक रहे होते हैं रात में भी, उनमें बेसिकली वो नियॉन लाइट होते हैं, उनके अंदर नियॉन गैस डाली जाती है जिसको जिसको एनर्जी देने पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा में। बिकॉज ऑफ प्लाज्मा लाइटनिंग इन द स्काई फॉर्म्स प्लाज्मा, बिजली कड़कती है इसकी वजह से भी आसमान में प्लाज्मा बनता है। कैसे, जब बिजली कड़कती है तो एयर में जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनको एनर्जी मिलती है, वो प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट होती है। 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, हमारा जो विजिबल यूनिवर्स है जिनमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज वगैरह है, ये 99% प्लाज्मा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। It can highly conduct electricity because it has free electrons and moving ions. इसमें से अगर आप करंट गुजारना चाहो तो ये बहुत ज्यादा तेजी से अपने में से करंट को पास करा सकते हैं बिकॉज इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो है वो मूविंग आयंस है, डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया। दिस वाज द प्लाज्मा स्टेट। किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोशन में और टेम्परेचर का उनकी मोशन के साथ क्या ताल्लुक है इसको हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा पानी को पोर्ड में या किसी भी बर्तन में ये पानी के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी आम आंख उसको नहीं देख सकती है, हम अपनी नेकेड आइज से कंटिन्यूस पार्टिकल्स की मूवमेंट को नहीं देख सकते हैं। लेकिन
जब हम पानी को किसी स्टोव के ऊपर रखते हैं, चूल्हे के ऊपर रखते हैं और उससे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हमें पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आते हैं और अंदर करंट बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि पहले आपको जो मोशन ऑफ पार्टिकल जो कि हो भी रही थी नजर नहीं आ रही, लेकिन हीट प्रोवाइड करने पर वो मोशन आपको दिख रही। तो इट मीन कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। अब ऐसे ही अगर आप किसी सब्सटेंस में से हीट को रिमूव करना शुरू कर दें, फॉर एग्जाम्पल आप पानी को उठा करके रेफ्रिजरेटर में रख दें, तो क्या होगा, हीट उसमें से कम होना शुरू होगी, पानी ठंडा होना शुरू होगा। तो जैसे जैसे हीट कम होगी, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो भी कम होते रहेगी। कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल रुक जाएगी। वो बस फिर सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रहे होंगे, जो कि सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप और उसमें से एनर्जी को निकालें तो वो वाइब्रेशन भी रुक जाएगी और पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। इस स्टेट को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पार्टिकल्स मूव नहीं करते, तो उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उनमें प्रेशर भी जीरो होता है। प्रेशर कब क्रिएट होता है, जब पार्टिकल पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, ये पार्टिकल कंटेनर की दीवार के साथ लगते हैं, तब प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना है, यानी कोई चीज कितनी गर्म है और कोई चीज कितनी ठंडी है, इसको बताना टेम्परेचर कहलाता है। In the temperature of a substance is directly proportional to the average kinetic energy of its particles। और जो टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। यानी किसी सब्सटेंस की जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा, या फिर जितना ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे उतनी ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होगी, वो मूव करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सबसे कम से कम टेम्परेचर आप जहां तक जा सकते हो, प्रैक्टिकली जहां तक आप जा सकते हो, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, एट विच इट्स पार्टिकल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, बहुत ना होने के बराबर। इट्स वैल्यू इज जीरो केल्विन। अच्छा, ये जो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो, वो जीरो केल्विन कहलाता है। जीरो केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। while on Celsius scale it is -273.15 सेल्सियस। यानी अगर सेल्सियस स्केल में बताना हो तो दिस वन इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कि बहुत 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 ज्यादा ठंडा है, तो बहुत कम टेम्परेचर -273। अर्थ के ऊपर तो नेचुरली इतना एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे। एट एब्सोल्यूट जीरो देयर इज नो हीट एनर्जी अवेलेबल टू मूव द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं होती है कि पार्टिकल्स मूव कर सकें। ठीक है, इसी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर दोनों जीरो होता है। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखें, तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 केल्विन टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। देखिए ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे इतने टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम, फिर इस इतने टेम्परेचर पे यहाँ से यहाँ तक ज्यादा टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा कवर हो गया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम भी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करते जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे जो ग्राफ बना है वो टेम्परेचर और प्रेशर का बना है कि जितना आप अगर प्रेशर को बढ़ाते जाओगे, प्रेशर को बढ़ाओगे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में जो डिस्टेंसेस होते हैं, गैप होते हैं, इनके बिटवीन में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती है। हीट की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लूज हो जाती है, तो पार्टिकल्स और मूव करते हैं। लेकिन जब आप प्रेशर लगाओगे, ऐसे करके प्रेस करोगे, तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे, करीब करीब आएंगे। तो प्रेशर किलो पास्कल, यूनिट क्या है, किलो पास्कल, किलो मतलब 1000 पास्कल, यानी 20,000 पास्कल, 40,000 पास्कल। प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। तो अगर आप प्रेशर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 किलो पास्कल अगर आप प्रेशर लगाएं किसी भी सब्सटेंस में 90 किलो पास्कल का, तो वो जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी। देखिए मूवमेंट कम हो रही है, इट मीन इसकी एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम होने से, एनर्जी कब कम होती है, जब कोई भी सब्सटेंस ठंडा हो रहा हो। किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट करते हो तो उसकी एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, तो वो तेजी से मूवमेंट करते हैं।
इसी तरह अगर किसी सब्सटेंस में से हीट को निकालोगे तो उनकी एनर्जी निकल जाएगी, तो वो स्लो मूव करेंगे। अब प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ रहे हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे तो उनके पास इतनी जगह होगी नहीं मूव करने के लिए, तो मूवमेंट भी कम हो जाएगी। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मूवमेंट कम होगी, मूवमेंट कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, उनकी एनर्जी जो है वो कम होते 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 मूवमेंट बिल्कुल रुक जाएगी। ठीक है, तो जब एनर्जी कम हो रही है तो समझ ले सब्सटेंस जो है वो कोल्ड की तरफ जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है। ठीक है, कम होता है कम होता है कम होता है, एक टाइम ऐसा आता है जिसको हम -273 बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहाँ पर मूवमेंट की जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की तो पार्टिकल्स मूवमेंट रुक गई तो जीरो, प्रेशर भी जीरो। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आई होप इट इज क्लियर किस तरह टेम्परेचर के चेंज की वजह से किसी भी सब्सटेंस के जो इंटरनल एनर्जी है, जो अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स की एनर्जी है, वो बढ़ती या कम होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मान ले गैस है सिलेंडर के अंदर, अब जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं एक एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को खाएंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा आ गया तब ये ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, तो इनकी मूवमेंट बढ़ेगी, ये आपस में भी कोलाइड करेंगे, कंटेनर्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। तो इस तरह इनकी जो है वो मूवमेंट इंक्रीज करने की वजह से मोशन इंक्रीज होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इट मीन ये जो गैस है इसकी इंटरनल एनर्जी, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। अभी जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, इससे हम ये आइडिया भी लगा सकते हैं कि कोई ना कोई एनर्जी बाहर से सब्सटेंस में गेन करी, दैट्स व्हाई इसकी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी possessed बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। इंटरनल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी जो पार्टिकल्स पजेस्ट कर रहे हैं, पार्टिकल्स में होती है जो टोटल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इट इज द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो दो तरह की है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो ये जो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से जो जनरेट होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बिटवीन में अट्रैक्टिव फोर्स है, मानो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इनके बिटवीन में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स एक हाइट पर है, पर्टिकुलर एक दूसरे से गैप पर है, इसकी वजह से भी इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, हाइट के ऊपर जो एनर्जी स्टोर हो उसको कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अभी हम बात कर लिए पार्टिकल्स कैन हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी तीन तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। पहला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ऐसी एनर्जी जहां पे मॉलिक्यूल पूरा पूरा मूव कर रहा हो, स्ट्रेट या फिर कर्वीलिनियर। ठीक है, इसी तरह भी जब पूरा पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, जैसे हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है और सन के अराउंड में घूम रही है। अब ये जो अर्थ जो सन के अराउंड घूम रही है, ये सन मान लो, ये हमारी अर्थ है। अर्थ जो सन के अराउंड मूवमेंट कर रही है, चक्कर काट रही है, जिसे साल बदलते हैं, दिन सॉरी जिसे महीने बदलते हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, या फिर इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। लेकिन ये जो अर्थ अपने अराउंड स्पिन कर रही है ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से दिन चेंज होते हैं, इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स रोटेटरी मूवमेंट भी करते हैं। एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट, वाइब्रेशनल मतलब ऐसे ऐसे बस आगे पीछे जो वाइब्रेट करे, टू एंड फ्रो मोशन। तो मॉलिक्यूल्स ये सारी मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की केस में, रियल गैस नहीं, आइडियल गैस की केस में इट हैज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आइडियल गैस हम उन गैसेस को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही तरह की एनर्जी होती है, जो कि ट्रांसलेशनल होती है, मूवमेंट की, पूरा पूरा मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव कर रहा है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, ये कैसे किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बता सकते हैं। तो वॉल्यूम, प्रेशर, चेंज इन कलर, या फिर किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है,
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के उसमें से करंट कितना गुजर रहा है कितना नहीं गुजर रहा है, ETC एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। वेरिएशन इन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, मे बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की टेम्परेचर को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ये लिक्विड कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड यानी फैल जाना। आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर होता है, वो थर्मोमीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। ये थर्मोमीटर कुछ इस तरह से होता है, आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसमें लिक्विड फिल होता है। जैसे ही ये बल्ब हमारी बॉडी से टच होता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर, वो यहाँ इस बल्ब के अंदर जो लिक्विड है उसको हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड एक्सपेंड करता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी आती है तो ये एक्सपेंड करना शुरू करता है, ऐसे ऊपर की तरफ आना शुरू करता है। तो इस एक्सपेंशन की वजह से ये जो थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, उसको देख के डॉक्टर बता देता है कि हमें इतना फीवर है। तो इस तरह से मोस्ट लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, बहुत ज्यादा लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैल जाते हैं। लिक्विड्स दैट एक्सपेंड ऑन हीटिंग यूनिफॉर्मली कैन बी यूज्ड एज थर्मोमीटर मटेरियल। तो सारे लिक्विड्स में जस्ट वो लिक्विड्स जिनको हीट करने पे वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ जब हम उसको फॉर एग्जांपल मान लें टेम्परेचर जब 1 सेल्सियस का चेंज आता है तो वो एक डिवीजन एक्सपेंड करता है, 2 सेल्सियस पे वो एक और डिवीजन एक्सपेंड करेगा बिल्कुल इक्वल, 3 सेल्सियस पे वो एक और बिल्कुल इक्वल डिवीजन एक्सपेंड करेगा। तो यूनिफॉर्मली अगर एक्सपेंशन हो रही किसी लिक्विड की हीट करने पर, ऐसा नहीं है कि 1 सेल्सियस टेम्परेचर पे वो अगर 1 मिलीमीटर, मान लो अगर हम मिलीमीटर में रहे, मिलीमीटर एक्सपेंड कर रहा है तो दूसरे पे वो 2 मिलीमीटर कर रहा है, तीसरे पे 4 कर रहा है, ये यूनिफॉर्म नहीं है इस तरह। ठीक है, तो ज्यादातर हम मरकरी या अल्कोहल को यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में, वाटर का यूज नहीं करते क्योंकि वाटर यूनिफॉर्मली एक्सपेंशन नहीं देता। वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, अच्छा कुछ थर्मोमीटर्स ऐसे होते हैं जहां पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, एक ऐसा थर्मोमीटर जिसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। मान लो कि ये थर्मोमीटर है, इसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ है कि उसने जितनी जगह घेरी है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लो गैस फिल है तो इसका हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, जितना भी आप प्रेशर बढ़ाएं इसका अंदर हीट प्रोवाइड करें इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ने वाला। जनरली क्या होता है कि अगर हम लिक्विड्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनका वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं। आपने देखा होगा चाय को बनते हुए जब हम उसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो ऊपर की तरफ आना शुरू करती है, इट मीन उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो गेल-लुजैक्स लॉ, ये गेल-लुजैक्स लॉ है जो क्या कहता है, दैट इज pressure of a gas is directly proportional to the temperature while the volume of the gas is kept constant। गेल-लुजैक्स कहता है कि प्रेशर जो है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। प्रेशर, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से अगर दूसरी भी बढ़ रही है दैट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रेशर को बढ़ाने से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है तो दिस रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाइल द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। मान लो एक थर्मोमीटर है जहां पे लिक्विड फिल है अंदर, उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इस थर्मोमीटर के अंदर जो गैस या लिक्विड उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बाहर से एनर्जी मिलनी, हीट एनर्जी, एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो इनमें मूवमेंट क्रिएट होगी, तेजी से फास्टली मूव करना शुरू करेंगे, मूवमेंट वैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये आपस में भी कोलिजन बहुत तेजी से करेंगे और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलिजन करने लगेंगे। दैट्स व्हाई इनके जो इनके बिटवीन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक होती है, वीक होने से ये दूर दूर जाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा होता है इनका। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर को सॉरी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, अंदर मॉलिक्यूल्स हिलना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतना टाइट सील पैक किया हुआ है कि वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है तो क्या होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अंदर कोलिजन मॉलिक्यूल्स की बहुत तेज हो जाएगी और काफी टाइम तक ऐसे रखा तो एक धमाका भी हो सकता है। ठीक है, वो तो बहरहाल वो देख के सिस्टम को रखते हैं।
तो दिस इज Gay-Lussac's principle. नेक्स्ट, अ कांस्टेंट प्रेशर गेज थर्मोमीटर यूजेस चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है, जहां पे हम किसको कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जो कि हम पहले बात करते चाय की एग्जाम्पल ली, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। मान लो अगेन ये एक कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस फिल है, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। मान लो कि कुछ पास्कल्स का प्रेशर है इसके ऊपर, एक दबाव है पर्टिकुलर, जिसकी वजह से ये जो लिड है, जो पिस्टन है, ये नीचे नहीं आ रहा। लेकिन जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस लिड को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू करेंगे। इस केस में भी ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ था, इससे ज्यादा ऊपर एरिया ही नहीं था उनको मॉलिक्यूल्स को जाने के लिए। अब यहाँ पे ये लिड है और प्रेशर कांस्टेंट है, ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ, मान लो रूम टेम्परेचर 180 प्रेशर है। अब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ इस लिड को पुश कर रहे हैं, तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो इस तरह भी यहाँ पे डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगे, कैलिब्रेशन किया हुआ होगा, उसके थ्रू कितना चेंज आया, इस तरह हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। वेरिएशन इन कलर ऑफ क्रिस्टल्स, फॉर एग्जाम्पल शुगर के टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, इस तरह से उनको हम किसी एक स्ट्रिप के अंदर पैक कर लेते हैं। तो अब इस स्ट्रिप को जिसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, किसी भी हॉट बॉडी के साथ आप टच करोगे तो इन क्रिस्टल्स के जो कलर है वो चेंज हो जाएंगे। कलर के चेंज के अकॉर्डिंग टेम्परेचर फिक्स है, तो वहां से हम जैसे कलर होगा उसका आइडिया लगा लेंगे कि क्या टेम्परेचर है बॉडी का। लिक्विड क्रिस्टल्स आर दोस मटेरियल्स डेट चेंज कलर, जो कलर चेंज करते हैं विद अ चेंज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे किसी हॉट बॉडी के साथ लगाओगे तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो हॉट के साथ तो इंक्रीज ही होगा, अगर किसी कोल्ड बॉडी के साथ लगाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इससे इन क्रिस्टल्स के कलर चेंज होंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स आर पैक्ड इनसाइड अ प्लास्टिक स्ट्रिप, एक प्लास्टिक स्ट्रिप के अंदर इन्हें पैक किया हुआ होता है और चेंज इन कलर के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर को नोट करते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स ऑफ थर्मिस्टर्स, या फिर देखो इनको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स कहते हैं या और थर्मिस्टर्स कहा जाता है। अब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होते हैं कि जिनमें से हम करंट को जो फ्लो कराएंगे तो करंट कितना उन थर्मोमीटर्स में से फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। इट कैन मेजर टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। मान लो एक थर्मोमीटर है ऐसे करके, ठीक है, इसके ये कुछ एटम से मिलके बना हुआ है। अब जब हम इसमें से करंट को फ्लो कराएंगे तो करंट के जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो इन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, तो कितना ये थर्मोमीटर इस करंट को रेजिस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। बायोमेटेलिक स्ट्रिप थर्मोमीटर्स, बायोमेटेलिक, बायो वर्ड से समझ आ रहा है, बायो का मतलब होता है टू, मेटेलिक यानी मेटल से बने हुए। मेटल जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा, चांदी वगैरह, सोना, ये सारे क्या है, ये मेटल्स हैं जिनमें से करंट इजीली फ्लो कर सकते। अब बायोमेटेलिक यानी दो मेटल्स को मिला करके अगर थर्मोमीटर बनाए, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लें सोना और चांदी को मिला करके कोई हमने थर्मोमीटर बनाया हुआ है, या लोहा और निकल को मिला करके या सिल्वर को मिला करके हमने जो है वो थर्मोमीटर बनाए, ठीक है। इट कैन मेजर टेम्परेचर बाय वेरिएशन इन वॉल्यूम एक्सपेंशन। वो जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होगी, मान लो एक गोल्ड की बनी हुई, ठीक है, तो अच्छे से बना लेते हैं, गोल्ड है भाई, एक गोल्ड की स्ट्रिप है और एक सिल्वर की है, ये गोल्ड है ये सिल्वर है। अब जब टेम्परेचर हम इनको प्रोवाइड करेंगे, किसी हॉट बॉडी के साथ टच होगा तो ये जो सिल्वर की एक्सपेंशन है उस हॉट बॉडी के साथ लगने की और गोल्ड की एक्सपेंशन दोनों की अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि सेम टेम्परेचर पे दोनों सेम एक्सपेंड करें, हर सब्सटेंस की अपनी जो है वो एबिलिटी होती है टेम्परेचर पे एक्सपेंड करने की। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड जो है वो 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं अल्कोहल या फिर मरकरी भी 100 पे ही बॉयल हो, इनके टेम्परेचर ज्यादा हो सकते हैं 100 सेल्सियस से।
तो इसी तरह अगर सिल्वर जो है मान के चले 500 सेल्सियस पे मान लें ये जो पिघलना शुरू करता है, तो गोल्ड इससे ज्यादा या कम टेम्परेचर पे पिघलना शुरू करेगा। ठीक है, तो हर सब्सटेंस की अपनी अपनी हीट को लेकर के एक्सपेंड करने की एबिलिटी होती है। तो अब जब हम इनको हीट करेंगे, मान लो ये तो एक्सपेंड होना चाह रहा है लेकिन ये उस टेम्परेचर पे टेस्ट मसली है, ये एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा, तो क्या होगा, सिल्वर आगे तो नहीं जा सकते, ये उसके साथ चिपका हुआ ना ऊपर हो सकता है, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे होकर के सिल्वर बेंड होगा, तो इसके साथ गोल्ड भी थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा, फिर नॉर्मल टेम्परेचर में दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगे जब टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल करा जाएगा। तो बहरहाल ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, इस तरह के थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं पर्टिकुलर, जिनके थ्रू भी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। थर्मोकपल्स, इट कैन मेजर टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन इट्स ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिएशन इन इट्स टेम्परेचर। यानी कुछ ऐसे थर्मोमीटर्स होते हैं जहाँ पे ईएमएफ के थ्रू यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू उनमें कितना वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है, इसके थ्रू भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। यानी किसी थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसके जो अंदर के जो थर्मोमीटर, फॉर एग्जाम्पल ये थर्मोमीटर, इसके मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। अब मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से जो बाहर से करंट आ रहा है उसके रुकने के और चांसेस होंगे, मॉलिक्यूल्स के साथ टकराने के और चांसेस होंगे। तो इस मेथड के थ्रू भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। 7.3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स एंड देयर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी डिफरेंट थर्मोमीटर्स की क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है कि उनके टेम्परेचर इंक्रीज होने पे उनका वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी चीजें किस तरह से कम या ज्यादा होती है। तो देखते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, ऐसा कौन सा थर्मोमीटर है जहां पे उस गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो वो थर्मोमीटर्स जिनके प्रेशर कांस्टेंट होते हैं उनका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, इसी लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन। लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, जो क्लिनिक्स में जो थर्मोमीटर्स होते हैं जिससे हमारा फीवर वगैरह चेक किया जाता है, उनके अंदर उन थर्मोमीटर्स के अंदर जो है वो लिक्विड फिल होता है मरकरी, तो जिस फॉर्म में होता है, इस बल्ब में मरकरी फिल होता है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऊपर की तरफ आता है, एक्सपेंड होता है, तो वो क्या होता है, लिक्विड में एक्सपेंशन आ जाती है। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, लैब के अंदर रूम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर्स वगैरह होते हैं वो। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड, किसी सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, ये कौन से थर्मोमीटर से, बायोमेटेलिक स्टिक थर्मोमीटर्स। वो बायोमेटेलिक स्टिक वाले जहाँ पे दो तरह के मेटल्स को मिला करके जो थर्मोमीटर बनाया जाता है वो। प्रेशर चेंज ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, किसी एक फिक्स्ड गैस का प्रेशर में चेंज आ रहा है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले होते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो तेजी से अपने साथ और दीवार के साथ कोलिजन करेंगे तो इनका प्रेशर बढ़ेगा। चेंज इन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो चेंज आता है वो थर्मोकपल्स कहलाते हैं, थर्मोकपल्स, जहाँ पे हम चेंज इन ईएमएफ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि कितना चेंज उसमें आया। चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, करंट की रेजिस्टेंस के चेंज, वो होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, नाम ही इनका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, और थर्मिस्टर भी इनको। जो थर्मोमीटर्स होते हैं इनकी कैलिब्रेशन पे जब इनकी हम डिविजन्स कर रहे होते हैं, स्केल बना रहे होते हैं, तो इनके जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट्स है, तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको कहते हैं लोअर रेफरेंस पॉइंट, और ये कहलाता है अपर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। टू मेक अ प्रॉपर स्केल ऑन थर्मोमीटर वी नीड टू फिक्स पॉइंट्स, हमें दो फिक्स पॉइंट चाहिए। दीज टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं। लोअर रेफरेंस पॉइंट एंड अपर रेफरेंस पॉइंट। gaps between these two points is divided into equal points। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन में जो गैप्स है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड। अब जैसे आप अगर 100 डिविजन्स बन रहे हैं तो 100 जो डिविजन्स होंगे वो बिल्कुल बराबर डिस्टेंसेस पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गैप और दूसरे गैप के बिटवीन में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है तो आगे हर गैप के बिटवीन में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल लोअर रेफरेंस पॉइंट इज स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ये जो लोअर रेफरेंस पॉइंट है ये स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ कोल्डनेस का। स्केल भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं कि हमारे पास सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस जो स्केल है जो अक्सर लैब वगैरह में रूम टेम्परेचर वगैरह जिससे मेजर किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल से हमारे बॉडी टेम्परेचर अक्सर यूज होते हैं जो क्लिनिक्स में होते हैं, और केल्विन स्केल ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होता है।
अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ कोल्डनेस है वो आइस है। आइस जो वो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री पे आइस बर्फ बनता है। यानी अगर आप इस थर्मोमीटर को ले आकर के आइस पे रखोगे बर्फ पे, तो ये जो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज अप हुआ है ये जस्ट 0 तक आएगा, यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर आप इसी थर्मोमीटर को उबलते हुए पानी में डालो, स्टीम पॉइंट, उबलते हुए पानी में डालोगे तो ये जो इसके अंदर जो मरकरी फिल है ये, क्योंकि उबलते हुए पानी में गए तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने की वजह से ये मरकरी ऊपर की तरफ आएगी और ये यहाँ तक दिखाएगा 100 तक। ठीक है। अब आप उसी जगह फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर को लेकर के आए और बर्फ के पास रखें तो वो यहाँ तक बताएगा पॉइंट जो कि 32 फ़ारेनहाइट है, और पानी में रखोगे तो वो यहाँ तक बताएगा जो कि 212 फ़ारेनहाइट। इसी तरह आप केल्विन स्केल को रखोगे तो वो यहाँ तक ऊपर राइज अप करेगा जो कि 273 कहलाता है, ये 273 केल्विन, और वाटर पे उबलते हुए पानी पे वो यहाँ तक आएगा 373 केल्विन। यानी वाटर का सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है, सॉरी बर्फ का, और फ़ारेनहाइट पे 32 है, और केल्विन स्केल पे 273 है। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछता है कि हमें जो है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताओ केल्विन पे, तो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन पे क्या बताओगे? केल्विन पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 373। फ़ारेनहाइट पे क्या है? 212। और अगर डिग्री या सेल्सियस में पूछते हैं तो आप बोलोगे 100 सेल्सियस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ आ रही है। और इसी तरह अपर रेफरेंस पॉइंट इज स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ हॉटनेस। अपर जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्टैंडर्ड डिग्री है हॉटनेस का। अब वैसे तो एग्जाम में आ भी सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेम्परेचर दे दिया जिनाब सेल्सियस में और उसे कहेंगे कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट में दे दिया कहेंगे कन्वर्ट करो सेल्सियस में, या फिर केल्विन में दे दिया कन्वर्ट करो सेल्सियस में करें, या सेल्सियस में देखिए केल्विन में कन्वर्ट करो करें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेम्परेचर, जैसे हमें 20 डिग्री टेम्परेचर 20 सेल्सियस है, अभी 20 सेल्सियस जो टेम्परेचर है कह रहे कन्वर्ट करो इसको केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम देखते हैं सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो 0 पे और केल्विन पे 0 पे 273, यानी इन दोनों में जो गैप है वो 273 का है। तो मैं क्या करूंगा इस टेम्परेचर के साथ प्लस कर दूंगा 273, तो ये जो टेम्परेचर सेल्सियस से कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, तो ये बन जाएगा 293। अब इसके साथ केल्विन यूनिट आ जाएगा, पहले सेल्सियस था। ठीक है। तो इस तरह हम कन्वर्जन कर सकते हैं, और ये जो लोअर रेफरेंस पॉइंट और अपर रेफरेंस पॉइंट के बिटवीन में जो गैप्स है इसको हम इक्वली डिवाइड करते हैं। अब अगर एक टेम्परेचर आपको दे दिए सेल्सियस में और कह रहे कन्वर्ट करो इसको फ़ारेनहाइट में, तो क्या करेंगे हम देखेंगे हमारा 0 डिग्री, बर्फ का जो 0 डिग्री है फ़ारेनहाइट में वो 32 है। ठीक है। और इसके जो नंबर ऑफ डिविजन है वो भी ज्यादा है, 180 डिविजन है। इन दोनों के तो 100 थे, लेकिन इसके 180 डिविजन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 10 सेल्सियस को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1.8 से, फिर 180 है तो यानी 1.8 गुना ज्यादा है इसमें डिवीजन, 1.8 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया एंड देन हम प्लस कर देंगे 32 को, तो ये हमारा सेल्सियस से कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली ये लीस्ट काउंट को कहा जाता है, किसी भी थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट, यानी वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट किस रीडिंग को मेजर कर पाता है, दैट इज नाउन एज सेंसिटिविटी। इट इज स्मॉलेस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर विच अ थर्मोमीटर कैन मेजर और लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अ थर्मोमीटर विद अ सेंसिटिविटी ऑफ 0.1 सेल्सियस कैन डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर एज स्मॉल एज 0.1 सेल्सियस। एक थर्मोमीटर है जिसकी सब डिवीजन है या जो टेम्परेचर को 0.1 सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, तो वो 0.1 सेल्सियस तक ही मेजर करेगा। अ थर्मोमीटर विद 1 सेल्सियस कैन डिटेक्ट 1 सेल्सियस चेंज, और ऐसा थर्मोमीटर जहाँ पे 1 सेल्सियस 2 सेल्सियस 3 सेल्सियस करके कैलिब्रेशन है वो 1 सेल्सियस तक ही मेजर कर पाएगा, बिकॉज 0 से 1 के बिटवीन में सब डिविजन है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ थर्मोमीटर। रेंज यानी मिनिमम से मिनिमम और हाईएस्ट से हाईएस्ट क्या जो है कोई थर्मोमीटर मेजर कर सकता है। तो द लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर दैट अ थर्मोमीटर कैन मेजर इज कॉल्ड रेंज ऑफ थर्मोमीटर। लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर,
Digital thermometers have a wide range and can measure temperatures from very cold to very hot. डिजिटल जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रेंज होती है और उनकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्म टेम्परेचर्स को मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्लिनिकल मेजरिंग थर्मोमीटर कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। ये जो क्लिनिक वगैरह में थर्मोमीटर होते हैं वो 35 से लेकर के 42 के बिटवीन तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, तो इसकी रेंज ये है 35 से 42। जबकि जो रूम टेम्परेचर वगैरह हम मेजर करते हैं या बॉर्डर का बॉइलिंग पॉइंट जिस हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं वो 0 से लेकर के 100 सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। तो दिस इज द रेंज 0 to 100 ऑफ द thermometer by which we can measure the room temperature in water. Now while on Fahrenheit scale its range is from 94 Fahrenheit to 108 Fahrenheit. अच्छा, अगर सेल्सियस में देखा जाए तो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है वो उसकी रेंज ये है, तो अगर उसी क्लिनिकल थर्मोमीटर को फ़ारेनहाइट स्केल में देखा जाए तो दिस इज द रेंज। Linearity of a thermometer. Linearity tells us how equally and uniformly a thermometer shows the temperature variation. एक थर्मोमीटर कितना इक्वली और यूनिफॉर्मली टेम्परेचर चेंज को दिखाता है। थर्मोमीटर्स स्केल्स हैव इक्वली स्पेस्ड मार्क्स ऑन इट्स स्केल। थर्मोमीटर में जो स्केल होता है उसमें इक्वली स्पेस्ड मार्क्स होते हैं, ठीक है, जैसे 0, 10, 20, 30, तो 10, 10 का गेव है सब में। A linear thermometer will measure an increase in temperature from 0 Celsius to 50 Celsius with the same accuracy as an increase of temperature from 50 Celsius to 100 Celsius. यानी जो हमारे पास थर्मोमीटर है वो अगर 0 से 50 सेल्सियस में जितना मरकरी मूव कर रहा है, लीनियरली आगे जा रहा है, जितना मरकरी मूव कर रहा है 50 डिग्री टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल 0 से 50 डिग्री यहाँ तक, अगर मरकरी, समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मरकरी जो है वो यहाँ तक आता है, यानी 2 इक्वल डिविजन तक मरकरी आता है 50 डिग्री सेल्सियस में, तो नेक्स्ट जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो जो 50 सेंटीग्रेड है, यहाँ पे भी 50 डिग्री का चेंज है टेम्परेचर में, तब भी वो 2 और डिविजन्स को फिल करेगा बस। यानी अगर 1 डिग्री टेम्परेचर पे मरकरी, ये जो स्केल है, मरकरी जो है आगे जा रही है 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, तो 2 डिग्री टेम्परेचर पे वो 2 मिलीमीटर जाएगा, 3 पे 3 जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द पॉइंट। लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर को डिस्कस करते हैं। क्या होता है, ये वो थर्मोमीटर है जो अक्सर आपने क्लिनिक्स वगैरह में और अपनी एक्सपेरिमेंट लैब में भी देखा हुआ होगा, जिसके थ्रू हम टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं। अब ये जो लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर में क्या होता है, एक बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी या फिर जो भी लिक्विड होता है वो इसमें फिल होता है, मरकरी अल्कोहल, और उसके ऊपर एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई होती है स्मॉल सी, जहां पे मरकरी को हीट अप करने पे मरकरी लीनियरली यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो देख लेते हैं लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। अ गिलास थर्मोमीटर यूजुअली हैज अ लॉन्ग थिन गिलास ट्यूब, एक लॉन्ग और थिन पतली एक गिलास ट्यूब होती है विद अ बल्ब एट द एंड, और एंड में क्या होता है, एक बल्ब होता है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी और अल्कोहल एज अ लिक्विड। इस बल्ब के अंदर या तो मरकरी होगा या फिर अल्कोहल होगा एज अ लिक्विड। द लिक्विड एक्सपेंड्स एज इट वार्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एज इट कूल्स। तो ये जो लिक्विड है बल्ब के अंदर, ये एक्सपेंड करता है, फैलता है जब इसे हम गर्म करते हैं, और जब हम इसे ठंडा करते हैं, किसी ठंडी बॉडी के साथ लगा देते हैं, तो वो जो फैला हुआ लिक्विड वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। द स्केल इज कैलिब्रेटेड सो दैट अ सर्टेन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट और पोजीशन ऑफ द लिक्विड। ये जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड होता है, बिल्कुल इसमें रीडिंग्स होती है इक्वल डिस्टेंसेस पर, और यहाँ पे नंबर्स मेंशन होते हैं, ताकि जब हमारा लिक्विड आगे जाए तो उसके थ्रू हम इन नंबर्स के थ्रू टेम्परेचर को मेजर कर सकें। इन हाउस, स्कूल्स एंड लेबोरेटरीज, लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तो हमारे घरों में, स्कूल्स में, लैब्स में, क्लिनिक्स में इन थर्मोमीटर्स को यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। थर्मोकपल थर्मोमीटर, दिस इज द फिगर डायग्राम ऑफ थर्मोकपल थर्मोमीटर। यहाँ पे क्या है, वायर से दो डिफरेंट टाइप्स की वायर्स को
कनेक्ट किया हुआ है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम कहते हैं हॉट जंक्शन पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को मेजर कर रहे होते हैं, तो हॉट बॉडीज के साथ इसको टच करते हैं। और अदर दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिनको हम कोल्ड जंक्शन कहते हैं, और ये जा करके वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर वोल्टेज डिफरेंस बताएगा इन दोनों हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बिटवीन का वोल्टेज डिफरेंस ये वोल्ट मीटर बताता है। उसी वोल्टेज को हम कंपेयर करते हैं टेम्परेचर के साथ, जितना वोल्टेज में डिफरेंस आता है उतना ही इक्वली, क्योंकि यहाँ पे कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेटेड है, रीडिंग्स वगैरह है, उतना हम टेम्परेचर आइडिया लगा लेते हैं। तो थर्मोकपल थर्मोमीटर सेव टू वायर्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स, दो वायर्स होती है जो कि डिफरेंट मेटल्स की होती हैं। देड आर ज्वाइंट एट वन एंड, जो दोनों वायर्स एक एंड पे ज्वाइंट होती है। दिस जंक्शन इज कॉल्ड द हॉट जंक्शन, और इसको हम हॉट जंक्शन कहते हैं। द अदर एंड्स ऑफ द वायर्स कॉल्ड द कोल्ड जंक्शन, अदर एंड जो वायर्स उनको हम कोल्ड जंक्शन कहते हैं। आर कनेक्टेड टू अ मेजरिंग डिवाइस सच एज वोल्ट मीटर्स, और वो जो वायर से जाकर के कनेक्ट होती है किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ। The change in temperature is linearly proportional to the change in voltage between hot junction and the cold junction. तो जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ही वोल्टेज में चेंज आएगा हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बिटवीन में। थर्मोकपल्स थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस, इंजन्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सॉइल एंड वाटर। जो थर्मोकपल थर्मोमीटर्स होते हैं इनका हम यूज करते हैं मट्टी, सॉइल की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वाटर की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और डिफरेंट इक्विपमेंट जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फर्नेसेस यानी भट्टी वगैरह उनके, और इंजन्स, कार के इंजन्स वगैरह के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इन थर्मोकपल थर्मोमीटर्स को यूज करते हैं। लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर, आई होप आपने ये थर्मोमीटर देखा हुआ पहले भी क्लिनिक्स में या फिर लैब्स में अपने स्कूल की। तो दिस इज द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो इसके स्ट्रक्चर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी कहते हैं कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कितनी रीडिंग को जो है वो थर्मोमीटर मेजर कर पाता है, लीस्ट काउंट, ठीक है। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक कितने सेल्सियस ये मेजर कर पाएगा, कितने मिनिमम से मैक्सिमम तक, ठीक है। और इसके अलावा लीनियरिटी कहते हैं कि जो अंदर बल्ब के अंदर जो लिक्विड फिल होता है मरकरी अल्कोहल, वो कितने स्मूथली और इक्वली जो है इक्वल टेम्परेचर पे मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ट्यूब ऑन सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर। तो जो ट्यूब का डायमीटर है, ट्यूब यानी ये कैपिलरी ट्यूब, ये जो है अंदर, ये बिल्कुल एक पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी फिल होता है, ऊपर की तरफ आता है। तो इसके डायमीटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी सेंसिटिविटी पे। डायमीटर बोलते हैं ये जो, मान लें ये ट्यूब मैं यहाँ बना रहा हूँ ऐसे करके, ये ट्यूब मान लें, तो डायमीटर क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस कोने से इस कोने तक का डिस्टेंस। तो a thermometer with a small diameter capillary tube can detect a smaller change in temperature। अगर स्मॉल डायमीटर वाले कैपिलरी ट्यूब होंगे यानी पतली कैपिलरी ट्यूब्स होंगी, इससे अगर मैं स्मॉल बनाऊं तो ऐसे करके, तो ये बिल्कुल स्मॉल चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज जब हम यहाँ मरकरी को हीट करेंगे तो मरकरी ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा कैपिलरी ट्यूब में। जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब होगी उतना जो है वो तेजी से मरकरी आएगा, और कम मरकरी भी एक्सपेंड करके आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। देन द थर्मोमीटर विद लार्ज डायमीटर ऑफ द ट्यूब, लार्ज डायमीटर ट्यूब से स्मॉल डायमीटर वाली ट्यूब ज्यादा स्मॉलेस्ट रीडिंग को मेजर करेगी, ठीक है। हाउ यू गेट इट? इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड यूज्ड इन थर्मोमीटर ऑन इट सेंसिटिविटी। कि इसकी जो सेंसिटिविटी है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मरकरी मेजर कर पाता है, जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो पहला जो डिवीजन है स्मॉलेस्ट, ये इसका लीस्ट काउंट होगा, ये कम से कम इतना मेजर कर पाता है। अगर हम कैपिलरी ट्यूब को और पतला करेंगे तो ये इससे भी कम मेजर कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड का भी काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो जिसकी वजह से कुछ लिक्विड्स कम टेम्परेचर पे ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो नेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लिक्विड्स लाइक मरकरी एंड अल्कोहल एक्सपेंड मोर देन अदर, दूसरों से ज्यादा ही एक्सपेंड करते हैं। व्हेन हीटेड एज कंपेयर टू लिक्विड्स लाइक वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा तेजी से ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ बल्ब ऑफ थर्मोमीटर ऑन इट्स रेंज। तो ये जो बल्ब है जिसके अंदर मरकरी फिल है बल्ब, इसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी रेंज पे।
रेंज यानी मरकरी अगर हम यहाँ से हीट करना शुरू करें तो ये जो अंदर बल्ब के अंदर जो मरकरी मौजूद है वो पूरा ऊपर आने में कितना ऊपर तक जा सकता है पूरा मरकरी, ठीक है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे मरकरी होगा उतना ज्यादा मरकरी आगे तक जाएगा, जितना कम मरकरी होगा उतना कम एक्सपेंड होगा। If bulb has large size then it will contain more amount of liquid, अगर बल्ब का साइज लार्ज है तो इसमें ज्यादा लिक्विड आएगा। Therefore it can cover large range, इसी वजह से वो लार्ज रेंज भी कवर कर पाएगा। तो मतलब अगर बल्ब का साइज बड़ा है तो रेंज भी बढ़ जाएगी थर्मोमीटर की, क्योंकि ज्यादा लिक्विड आएगा। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड यूज इन थर्मोमीटर ऑन इट्स रेंज, कि किस तरह का लिक्विड हमने यूज किया है उसका इफेक्ट रेंज पे भी पड़ता है। देखिए रेंज पे किससे पड़ता है, हर सब्सटेंस का अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जिस भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा देर तक वो एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह लिक्विड्स विद अ वाइडर बॉइलिंग पॉइंट रेंज, वो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट रेंज वाइडर है, ज्यादा है, will have a wider range than liquids with a narrower boiling point range, तो उसकी रेंज भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा दूर तक एक्सपेंड कर पाएगा उन लिक्विड के कंपैरिजन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट रेंज कम है। इसी वजह से हम मरकरी और अल्कोहल को यूज करते हैं, बिकॉज इनके जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर 100 डिग्री में बॉयल होना शुरू हो जाता है जबकि इनके इनसे ज्यादा है। इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ गिलास यूज इन थर्मोमीटर ऑन इट्स लीनियरिटी, इस तरह का आपने गिलास यूज किया हुआ अंदर, सही है, जिस कैपिलरी ट्यूब, ये जो गिलास है इस टाइप का गिलास है, इसका इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, लीनियरिटी के ऊपर। लीनियरिटी क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कैपिलरी ट्यूब है गिलास की बनी हुई, तो जब हम हीट कर रहे हैं यहाँ पे मरकरी को, इस बल्ब में हीट कर रहे हैं तो मरकरी यहाँ पे ऊपर फिल होना शुरू होता है, ऊपर की तरफ आना शुरू होता है मरकरी, तो वो बिल्कुल लीनियरली आता है, स्मूथली आगे आ रहा होता है। लेकिन अगर गिलास सही नहीं हुआ तो क्या होगा, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट तो गिलास को भी मिलनी, तो गिलास थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करेगा, सही है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जो गिलास है बल्ब पे थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, हीट करने पे हर हर जो सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्सपेंशन आ जाती है, बिकॉज हीट जब हम देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। तो जब थोड़ा सा एक्सपेंशन आएगा तो लिक्विड हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, आगे जाते जाते थोड़ा सा एक्सपेंशन की वजह से रुक जाए, ये थोड़ा सा पीछे भी आ जाए, ठीक है। तो आप जो है वो अच्छा टाइप का गिलास यूज करोगे, जैसे बोरोसिलिकेट एक गिलास है जो अच्छा लीनियरिटी दिखाता है। द नेचर ऑफ द गिलास यूज्ड इन अ थर्मोमीटर कैन इम्पैक्ट इट्स लीनियरिटी बाय अफेक्टिंग इट्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विद टेम्परेचर चेंजेस। सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन भी, जैसे अगर टेम्परेचर ज्यादा ठंडा हो गया तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाती है, सुखड़ भी जाती है, इसकी वजह से भी लीनियरिटी में फर्क आ सकता है। तो हमें अच्छा गिलास यूज करना होता है ताकि लीनियरिटी में कोई ज्यादा चेंजेस ना आए। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी फेसेस ऑफ मैटर आर देयर, मैटर के कितने फेसेस होते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। In which of the materials particles have only vibrational motion, ये जो ऑप्शन गिवन इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट करते हैं, तो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉलिड। Which amount of water has greater density at room temperature, ये जो ऑप्शन गिवन इनमें से किस अमाउंट ऑफ वाटर में, किस पानी की मिकदार की डेंसिटी रूम टेम्परेचर में ज्यादा है, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑल हैव सेम डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी जो है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। व्हाट इज मास ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 50 kg मीटर पर मीटर क्यूब इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब। व्हाट इज मास, मास पूछ रहे हैं, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। फॉर्मूला होता है मास डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, मास का पूछा गया, वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरा आएगा डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी की वजह से सैंपल रो होता है तो रो बना देते हैं, रो सही, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो गया मास, वॉल्यूम स्प्लिट कर ले, रो क्या है, डेंसिटी क्या है 50 है और वॉल्यूम में 5, तो 50 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 250 बनता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गैसेस एंड लिक्विड्स आर कैटेगराइज्ड एज, गैसेस और लिक्विड्स को हमने कैटेगराइज किया है, गैसेस और लिक्विड जो है वो फ्लूइड्स में आते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which statement describes the particle structure of gases, गैसेस के पार्टिकल स्ट्रक्चर को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है,
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पार्टिकल्स हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड मूव रैंडमली। 7. Which state of matter has particles that are highly compressible and can fill any container? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके जो पार्टिकल्स को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं और किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं? डेट इज सी स्टेट यानी गैस, राइट। 8. What happens to the arrangement of particles when a solid is heated and turned into a liquid? जब हम किसी सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाते हैं तो पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं तो पार्टिकल जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। क्लियर? 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी? इन ऑप्शन में से कौन सा इंटरनल एनर्जी की फॉर्म नहीं है? इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, लाइट एनर्जी। Which an when an ideal gas is expanded keeping its temperature constant, its internal energy, जब भी किसी एक आइडियल गैस को हम जो है एक्सपेंड करें, बगैर टेम्परेचर को बढ़ाए, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिमेन द सेम, बिकॉज हम टेम्परेचर सेम रख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी पार्टिकल्स की। Which of the following physical properties is used in a mercury thermometer? मरकरी थर्मोमीटर में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम के थ्रू हम जो है ना मरकरी जो है थर्मोमीटर है उसको मेजर करते हैं, वॉल्यूम के थ्रू उसके रीडिंग्स वगैरह मेजर करते हैं। 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ लिक्विड? लिक्विड की सेंसिटिविटी को क्या चीज इंक्रीज करती है? इन गिलास थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर में। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, यूज अ लॉन्गर कैपिलरी ट्यूब। 13. थर्मोमीटर विच इज मोस्ट सुइटेबल फॉर मेजरिंग रैपिड चेंजिंग टेम्परेचर इज? थर्मोमीटर जो विच इज मोस्ट सुइटेबल, जो सही है फॉर मेजरिंग रैपिड चेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर में रैपिड चेंज के मेजर करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर सबसे ज्यादा सही है? तो 13 इज जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज डी, थर्मोकपल। मरकरी हैज यूनिफॉर्म लीनियर एक्सपेंशन, मरकरी जो है वो यूनिफॉर्म लीनियर एक्सपेंड होती है इन लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर में, ठीक है। अ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर हैज अ मरकरी लेवल ऑफ 2 सेंटीमीटर। थर्मोमीटर में जो गिलास वो जो लिक्विड का जो लेवल है दैट इज 2 सेंटीमीटर। एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस में यानी 0 डिग्री में, अ मरकरी लेवल ऑफ 6 सेंटीमीटर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री में जो है मरकरी का जो लेवल है वो 6 सेंटीमीटर हो जाता है। पहले 2 सेंटीमीटर होता है 0 पे और 100 पे हो जाता है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एवरी 1 डिग्री? तो हर डिग्री में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ थर्मोमीटर। तो सेल्सियस स्केल में हमें बताना है थर्मोमीटर का, तो इसका जो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है डिग्री, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डिग्री इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिग्री, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर पहले था, बाद में 6 सेंटीमीटर होता है, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे हम, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 बनता है, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस गिवन है वो 4 का है, और टोटल जो डिग्री हमें गिवन है दैट इज 100 डिग्री, ठीक है। डिग्री की जो स्केल रीडिंग होती है ISO 100 होती है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.04, तो करेक्ट ऑप्शन है 0.04, ऑप्शन ए। 15. which the thermometer uses voltage to measure temperature of a hot body? एक hot body का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर जो है वोल्टेज को यूज करता है? तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, थर्मोकपल। तो यहाँ पे सारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। आई होप आपको सब समझ आ गए और आपने मार्किंग कर ली है। तो दीज आर द न्यूमेरिकल, टोटल हमारे पास 6 न्यूमेरिकल्स हैं, हम इन 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ
न्यूमेरिकल नंबर वन। तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर वन। सारा हैज टू ऑब्जेक्ट, सारा के पास दो ऑब्जेक्ट्स है, अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल ब्लॉक। एक ब्लॉक है वो वुडन है, लकड़ी का है, और दूसरा जो ब्लॉक है वो यहाँ बना देता हूँ। एक जो ब्लॉक है वो वुडन है, और जो दूसरा ब्लॉक है वो आयरन का है, मेटल का है। मेटल कोई भी मेटल हो सकता है, सही है। विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ए, द वुडन ब्लॉक हैज अ मास ऑफ, ये जो वुडन ब्लॉक है उसका मास 300 ग्राम है। तो हमने डेटा में लिखा है मास वुडन का, वुड लिखा है मैंने, वुडन को छोड़, वुडन ब्लॉक का जो मास है वो 300 ग्राम है। एंड अ वॉल्यूम ऑफ, और वुडन का जो वॉल्यूम है वो 150 सीएम क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम गिवन है 150 सीएम क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसका हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है, वो कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, यानी दोनों की डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसके साथ डेंसिटी आ गई। बी में क्या है, द मेटल बॉल हैज अ मास ऑफ, जो मेटल की जो बॉल थी हमारे पास उसका मास कितना है, मेटल का मास एम 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 फॉर मेटल, एम फॉर मास, और ये मेटल लिखा हुआ है 500 ग्राम, ठीक है। एंड अब वॉल्यूम ऑफ 50 सीएम क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम है वो 50 सीएम क्यूब का है। और क्योंकि दोनों की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसकी भी डेंसिटी, ये डेंसिटी का सिंबल होता है, इसको हम रो पढ़ते हैं, सही। डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। एंड डिटरमाइन ईच वन विच वन इज डेंसर, और हमें ये भी बताना है डेंसिटी निकाल के कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा डेंसर है, ठीक। तो ये सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को सॉल्व करेंगे। तो ए की डेंसिटी में फाइंड आउट करेंगे, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो ए का जो मास गिवन है वो 300 है, तो 300 वॉल्यूम जो है वो 150 है, 150 दोनों को डिवाइड करा, आंसर आ गया 2 ग्राम पर सीएम क्यूब। क्यों लिखा है, बिकॉज ग्राम और सीएम क्यूब यूनिट गिवन है, तो मास यूनिट ग्राम है और वॉल्यूम यूनिट सीएम क्यूब है, तो नीचे सीएम क्यूब। अब सीएम क्यूब लिखो या एमएल लिखो, एक ही बात है, 1 सीएम क्यूब जो है वो 1 एमएल के इक्वल होता है, इसीलिए ग्राम की जगह में ग्राम, और अपॉन को ना इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे स्लैश लगा के एमएल, ठीक है। तो 2 ग्राम पर एमएल। ऐसे बी में क्या है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी 500 गिवन है, सॉरी मास 500 ग्राम गिवन है, और वॉल्यूम जो वो 50 गिवन है, दोनों को डिवाइड करेंगे देन आंसर आ गया ग्राम पर सीएम क्यूब, और ग्राम पर सीएम क्यूब को ग्राम पर एमएल भी हम लिख सकते हैं। नाउ दोनों की आप अगर डेंसिटीज को चेक करें तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, बी वाले की, यानी मेटल वाले की डेंसिटी ज्यादा है। जब भी जो है वो लकड़ी हल्की होती है और मेटल भारी होता है, कोई भी, सही। मान लें एक लोहे का ब्लॉक है और एक वुडन ब्लॉक है, तो जो लकड़ी का जो ब्लॉक होगा उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा भारी जो है वो आयरन का ब्लॉक होता है, बिकॉज उसके जो एटम्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज होते हैं, आयरन के एटम्स तो हेवी होते हैं, सही। वुडन के थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। चाहिए तो बाहर थोड़ी डिटेल में हो गया। अब हमें बताना था कौन सा डेंसर, तो ऑब्वियसली ये वाला डेंसर, तो हम लिखेंगे द मेटल बॉल इज डेंसर देन द वुडन ब्लॉक। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2। यू हैव अ कंटेनर, एक कंटेनर है हमारे पास। अक्सर आपने बाहर देखा होगा रोड वगैरह में कंटेनर को, विथ 500 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल, उसके अंदर 500 मिलीलीटर कुकिंग ऑयल है। तो वॉल्यूम हमने लिख लिया 500 ml, मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में ml से लिखते हैं। एंड इट हैज अ मास ऑफ 450 ग्राम, तो मास का सिंबल m होता है, गिवन है 450 ग्राम। द डेंसिटी ऑफ द कुकिंग ऑयल इज ग्राम पर ml, तो हमें डेंसिटी बताना है ग्राम पर ml में, डेंसिटी का सिंबल रो, तो रो को पूछ रहे हैं। सोल्यूशन, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ मास हमें 450 गिवन था, और जो है वॉल्यूम जो वो 500 गिवन, दोनों को डिवाइड करा तो आंसर आ गया 0.9 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी आ गई। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3, अ 70 cm यानी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स हैज अ मास ऑफ, इतना इसका मास है इस बॉक्स का। फाइंड द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, डेंसिटी फाइंड आउट करनी। अच्छा देखिए, 3 हमें सेंटीमीटर गिवन है, तो ये क्या है बेसिकली, ये जो फर्स्ट 700 लिखा हुआ है ना, ये इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस प्लास्टिक बॉक्स की ये लेंथ हो गई 70, और 30 जो है वो विद है। विद क्या होती है, ये चौड़ाई को बोलते हैं, ये वाली साइड चौड़ाई है विद। विद जो है वो 30 है, और ये जो 10 है वो हाइट गिवन है। हाइट, हाइट क्या है, ये ऊंचाई, हाइट 10 गिवन है। तो इस तरह हम फॉर्मूला वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका पूरा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ 70 है, विड्थ जो है वो 30 है, हाइट जो है वो 10 है।
इन सबको मल्टीप्लाई कराया तो ये आंसर आ गया। ये जो है वॉल्यूम है, सही, सीएम क्यूब में, क्योंकि सबका यूनिट सेंटीमीटर गिवन है, तो 3 दफा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया। मास जो है हमें गिवन है 2500 ग्राम, डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास हमें गिवन है 2500, वॉल्यूम सिंपली आप पुट कर लें ये वाला, और अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आए। अब ये जो आंसर है ये इनको डिवाइड करके आया, जबकि बुक में ये लिखा हुआ है, तो तकरीबन सेम ही है, इसको राउंड ऑफ करें बस। जब हम 9 को हटा देंगे, क्योंकि 9 5 से बड़ा है, तो बराबर वाले के साथ 1 ऐड होता है, ये राउंडिंग ऑफ का रूल है। 9 को रिमूव करें तो 1 के साथ 1 ऐड हो गया, 2 बन गए, तो 0.12 ग्राम पर सीएम क्यूब डेंसिटी आ गई। आई होप न्यूमेरिकल 3 क्लियर है आपको। नाउ न्यूमेरिकल 4, न्यूमेरिकल नंबर 4, एल्युमिनियम हैज अ डेंसिटी ऑफ, एल्युमिनियम एक मेटल होता है जिसकी अक्सर आजकल वायर्स भी बनती है, तो बिजली के में पहले कॉपर यूज किया जाता था, तांबा जिसको हम कहते हैं, अब जो है क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, या फिर जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है ज्यादा, तो फिर अभी हम एल्युमिनियम को यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा लो क्वालिटी होता है कॉपर से। तो एल्युमिनियम की जो डेंसिटी के बने वो ये है 2700 ग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ अ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर एल्युमिनियम बॉल, एक एल्युमिनियम की बॉल है जिसका डायमीटर हमें ये बने 25 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है, एक कोने से दूसरे कोने का डिस्टेंस, तो हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर हमें गिवन है 25, तो डेंसिटी जो गिवन है लिख लिया, डायमीटर में 25 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं, सेंटी की जगह इसका प्रीफिक्स आ जाएगा। सेंटी का प्रीफिक्स क्या होता है, यूनिट नंबर 1 में आपने देखा होगा 10 की पावर -2 होता है। तो इनको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी सही, नहीं तो 10 की पावर -2, तो पॉइंट अभी कहीं नहीं, तो यहाँ पे -2 पीछे जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.25 मीटर, या ये भी लिखो, एक ही बात है, कोई क्वेश्चन नहीं करिए, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। मास हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि डायमीटर गिवन है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है उसका रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है, मिड सेंटर से ले आकर के इधर कोने तक का डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इट मीन के डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस बराबर होता है d/2, यानी डायमीटर का हाफ। डायमीटर 0.25 गिवन है ये, और 2 नीचे डिवाइड में डिवाइड करेंगे तो 0.125 मीटर ये रेडियस आ गई। रेडियस क्यों निकाला अभी आपको समझ आएगा। वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट रहेगा ऐसे ही, पाई की जगह में पाई की वैल्यू 3.142, रेडियस की जगह में रेडियस की वैल्यू, ऊपर जो क्यूब है ऐसे रहा। अब 4/3 को डिवाइड करा, ये आंसर बना, ये वैल्यू एज इट इज है, इसका क्यूब निकालेंगे कैलकुलेटर में, एज इट इज वैल्यू को रख के क्यूब प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आए, तो ये भी सही है वॉल्यूम, ये भी रख सकते हैं आप, नहीं तो इसको अगर आप साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये पॉइंट -3 तो पीछे जाएगा 3 डिजिट, एक गया उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे था पॉइंट 1 2 3 पीछे लगेगा क्योंकि -3 लिखा हुआ था, तो ये आ गया वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हमें मास फाइंड आउट करना था, तो इस डेंसिटी के फॉर्मूले में मास होता है और वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हमें पता नहीं था, डायमीटर पता था, इसलिए हमने रेडियस से फिर वॉल्यूम निकाला। अब वॉल्यूम की जगह में वॉल्यूम पुट करेंगे, मास मालूम करना है, v यहाँ डिवाइड होगा, इक्वल टू के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, m अलग हो गया, ठीक है। डेंसिटी की जगह में डेंसिटी की वैल्यू, वॉल्यूम जो भी हमने ऊपर निकाला उसको रखा, मल्टीप्लाई कराया तो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर 22.086, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0 है ना, यहाँ पे इसको हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22 ही रहेगा, 22 kg मास आ गया। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। और न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5, अ क्यूब ऑफ आयरन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब क्यूब क्या होता है, ऐसा बॉक्स जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है, सही है। तो लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर की बने, मान लें ये लेंथ है, ये 10 सेंटीमीटर की बने, तो चारों साइड सेम होती है, तो इसकी जो है हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो विड्थ भी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, तो इस क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहे, तो ये तीनों इससे आराम से वॉल्यूम निकल जाता है, ये हमने निकाला है यहाँ पे। मास ऑफ द आयरन क्यूब इज ½ किलो, तो इसका जो मास गिवन है वो ½ kg गिवन है, मास गिवन है ½ 1/2 kg, 1/2 को आप 0.5 kg भी लिख सकते हैं, और किलोग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कराना होता है, तो 0.25 को जब हम 1000 से डिवाइड कराएंगे तो ये 1500 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस क्यूब हैज कैविटी इनसाइड इट, इस क्यूब के अंदर कैविटी है, सही, सिद्धांतों में लगती है ना कैविटी, एक होल सा हो जाता है,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। तो इस ये जो कैविटी है अंदर उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या वॉल्यूम है उसका, ठीक है। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो कैविटी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ गिवन थी 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है सारी साइडें क्यूब की इक्वल होती है, तो विड्थ भी 10 होगा, हाइट भी 10 होगा, सबको मल्टीप्लाई करा दिया, वॉल्यूम आ गया। तो इस क्यूब का ओवरऑल वॉल्यूम आ गया 1000 सेंटीमीटर। अब हमें इसके अंदर जो कैविटी है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज टिपिकली अराउंड, जो आयरन होता है ना लोहा, उसकी डेंसिटी इतनी होती है 7.87 ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ हमें आयरन, ये जो आयरन है ना आयरन, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वी यहाँ डिवाइडर वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, रो यहाँ आके डिवाइड हो गया, ये इधर चला गया, ये इसकी जगह में आ गया, ठीक है। मास हमें गिवन है 500 ग्राम और वॉल्यूम जो है सॉरी डेंसिटी जो है वो 7.87 होती है आयरन की डेंसिटी। डिवाइड कराया तो ये आ गया वॉल्यूम किसका, आयरन, जो इस क्यूब के अंदर कितना आयरन है उसका वॉल्यूम आ गया ये। नाउ अब हमें कैविटी फाइंड आउट करनी है। कैविटी का फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम में से आयरन के वॉल्यूम को जो है माइनस कर दें। तो बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स है इसका जो वॉल्यूम था वो हमने ऊपर निकाला, यहाँ पे क्या था 1000 था, तो इसका वॉल्यूम था 1000 माइनस वॉल्यूम ऑफ आयरन का 1000, वॉल्यूम क्या है ये रहा 63.55, इन दोनों को माइनस कराया तो ये आंसर बना। इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी सही है, कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा, बुक में ये आंसर है, तकरीबन दोनों बराबर है 936.45 या 935.9। मैं इस 9 को राउंड ऑफ करूंगा ना तो ये 56 ही बनता है, ठीक है। तो तकरीबन क्लोज वैल्यू से दोनों आंसर करेक्ट है। और लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 6। तो न्यूमेरिकल नंबर 6, मास ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन, एक इरेगुलर शेप स्टोन है हमारे पास पत्थर है जिसका मास है 200 ग्राम, मास गिवन है 200 ग्राम। व्हेन इट इज लोवर्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर, एक सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर जब इसको हम उतार रहे हैं, लोवर कर रहे हैं, अंदर अंदर रख रहे हैं, तो इसके अंदर पहले से पानी था, तो पानी का लेवल ऊपर हो गया, सही है। तो सिलेंडर, इट राइजेस द वाटर लेवल फ्रॉम, तो जाहिर सी बात है पत्थर हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, फ्रॉम 40 ml टू 73 ml, यानी पहले जो है पत्थर डालने से पहले जो वॉल्यूम था वो 40 ml पे था, स्टोन डालने के बाद कहाँ चला गया 73 ml पे चला गया। फाइंड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ स्टोन, तो हमें वॉल्यूम और डेंसिटी फाइंड आउट करना है। मास गिवन है, V1 गिवन है, पहले इतना वॉल्यूम था 40 ml, फिर बाद में स्टोन डालने के बाद वो पानी का लेवल ऊपर चला गया 73 ml बन गया। तो हमें ओवरऑल वॉल्यूम बताना है स्टोन का, फाइंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ स्टोन, यानी जो स्टोन है इसका वॉल्यूम बताना है कि ये कितना है, और इस स्टोन का डेंसिटी बताना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम क्या V2 माइनस V1, V2 कितना है ये 73, V1 कितना था 40, डिवाइड माइनस का तो आंसर आ गया 33। अब ये 33 आंसर आया, ये वॉल्यूम आया है किसका, स्टोन का, सही है, स्टोन का ये वॉल्यूम है, VH यानी स्टोन। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमें स्टोन की, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास 200 गिवन है, वॉल्यूम जो है वो 33 है, डिवाइड करा तो आंसर आ गया 6.06 ग्राम पर ml। तो अब 6.06 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6.1 बनेगा, यानी 6 को मैंने नहीं लिखा तो इसके बराबर वाला नंबर के साथ 1 ऐड करेंगे, तो 0 के साथ 1 ऐड करा तो 1 बन जाएगा, 6.1 ग्राम पर ml आ गया इसका आंसर। सो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए यूनिट नंबर 7 की। आई होप आपको समझ आ गई। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।